हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है कॉमन सेंस प्रेगनेंसी। इसका मतलब माँ और बच्चे को एक सेहतमंद प्रेगनेंसी से होकर जन्म तक ले जाने वाला मैप। इनका लेखक का नाम है जीएन फाउलकनर। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। कॉमन सेंस प्रेगनेंसी में हम देखेंगे कि एक गर्भवती महिला किस तरह से अपना ख्याल रख सकती है। यह किताब हमें पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखने के तरीके बताती है और साथ ही यह बताती है कि किस तरह से एक माँ खुद को डिलीवरी के लिए तैयार कर सकती है। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक माँ बनने वाली है, वे जो एक डॉक्टर हैं और डिलीवरी कराने का काम करती हैं, वे जो एक मिडवाइफ हैं और प्रेग्नेंट महिलाओं की देखभाल करने का काम करती है। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। लगभग हर महिला की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं होती, वो एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लाने की तैयारी करती है। एक गर्भवती महिला को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और अगर आप पहली बार माँ बन रही है तो आपको इन परेशानियों के बारे में पहले से जान लेना चाहिए। यह किताब बताती है कि एक प्रेग्नेंट महिला को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और वो किस तरह से खुद को उनके लिए तैयार कर सकती है। यह किताब बताती है कि किस तरह से आप इन दिनों में अपना ख्याल रख सकती है और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे प्रेगनेंसी के वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से आप एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती हैं, किस तरह से आप खुद को लेबर पेन से निपटने के लिए तैयार कर सकती हैं। अध्याय नंबर 2, प्रेग्नेंट होते ही आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार प्रेग्नेंट होना एक अजीब सा अनुभव होता है। हमें कुछ समझ में नहीं आता और हम सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन इस समय किसी भी तरह का टेस्ट या अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा सकता है और इसलिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे 6 हफ्ते के बाद आने के लिए कहेगा। तो इन 6 हफ्तों में आपको खुद का ख्याल रखना होगा। इस स्टेज पर आपको प्रीनेटल विटामिन लेने की चाहिए, जिसमें फोलिक एसिड और आयरन पाया जाता है। आप चाहे तो अपने साथ एक हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट रख सकते हैं जो कि आपकी मदद कर सके। इसके अलावा आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। कुछ महिलाओं को प्रेग्नेंट होने पर उल्टी आ जाती है। इसे हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम कहा जाता है, जिसमें आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे स्पॉटिंग भी कहा जाता है। 4 में से 1 महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के पहले 13 हफ्तों में स्पॉटिंग का सामना करना पड़ता है। स्पॉटिंग अगर हल्का है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो गाढ़ा हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि यह मिसकैरिएज की निशानी हो सकती है। अध्याय नंबर 3, खुद का ख्याल रखने के लिए आप एक मिडवाइफ को काम पर रख सकती हैं। बच्चे को जन्म देते वक्त एक महिला खुद को अजनबी लोगों के बीच में पाती है, जो कि वह डॉक्टर और नर्स रहती है, जिनसे उसकी मुलाकात 5 मिनट पहले हुई है। ऐसे हालात में आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने साथ किसी एक ऐसे व्यक्ति को रखें जो कि प्रेगनेंसी के दिनों में आपकी मदद कर सके और जिस पर आप भरोसा भी कर सकें। ऐसे हालात में शुरुआत से ही अपने साथ एक मिडवाइफ रखना अच्छा ऑप्शन है। मिडवाइफ आपकी देखभाल कर सकती है, आपको डिप्रेशन और सी सेक्शन सर्जरी में जाने से बचा सकती है। उन्हें यह पता होता है कि किस हालत में आपको डॉक्टर या ऑब्स्टेट्रिशियन की ज़रूरत होगी। बहुत से महिलाएं अपनी देखभाल के लिए एक ऑब्स्टेट्रिशियन को भी चुनती है,
लेकिन उनकी ज़रूरत सिर्फ उन महिलाओं को होती है जिनमें प्रेगनेंसी से संबंधित रिस्क के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से होकर गुजरेंगी तो आपको ऑब्स्टेट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है। 2013 में नैसी रॉबर्ट्स ने यूरोप में मौजूद मिडवाइफ मॉडल और अमेरिका में मौजूद ऑब्स्टेट्रिशियन मॉडल पर स्टडी कर पता लगाने की कोशिश की कि कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा होता है। रिजल्ट में यह बात साफ पता लगी कि जो महिलाएं मिडवाइफ मॉडल को अपनाती हैं उनमें बीमारियां और सेहत से संबंधित दूसरे खतरे बहुत कम होते हैं। इसके अलावा आप एक डॉला को भी हायर कर सकते हैं। डॉला वो महिलाएं होती है जो कि डिलीवरी कराने की एक्सपर्ट होती है। वे लेबर प्रोसेस के वक्त बहुत मददगार साबित हो सकती है, लेकिन अब तक एक डॉला से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। इसलिए किसी को भी हायर करने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक कर ले। अध्याय नंबर 4। आज के वक्त में आपके प्रेग्नेंट होने पर अपने खान पान पर बहुत खास ध्यान देना होगा। पहले के वक्त के खाने में इतने सारे केमिकल नहीं हुआ करते थे। इस वजह से उस वक्त की प्रेग्नेंट महिलाएं वो खा सकती थी जो वो खाना चाहती है। लेकिन आज के वक्त की प्रेग्नेंट महिलाओं को एक लंबी सी लिस्ट दी जाती है जिसमें यह लिखा होता है कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए। आज के वक्त में लगभग हर तरह के खाने में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे हर रोज़ के खाने में कैलोरी की मात्रा लगभग 3 गुना बढ़ गई है। पहले के वक्त के खाने में प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी नहीं होते थे। इस वजह से उस समय इस तरह की लिस्ट भी नहीं हुआ करती थी। 1950 और 1960 के दशक में प्रेग्नेंट महिलाओं का वज़न 30 पाउंड से ज़्यादा नहीं बढ़ता था, लेकिन आज वह 60 से 80 पाउंड तक बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने से सिर्फ आपको ही नहीं, आपके होने वाले बच्चों की सेहत को भी खतरा है। एक अच्छी डाइट को अपनाने के लिए आपको यह जानना होगा कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। आपको पनीर, कच्चा या आधा पका मांस या फिर बिना गर्म किया गया पानी नहीं पीना चाहिए। इस तरह के खाने में बहुत से नुकसानदायक बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि एक प्रेग्नेंट महिला को किस तरह के विटामिन और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। आपको वो खाना खाना चाहिए जिसमें आपको यह सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। इसमें फल, सब्जियां, अनाज और लीन प्रोटीन शामिल है। साथ ही आपको वो खाना खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम हो, जैसे दूध, हरे पत्ते वाली सब्जियां और टॉफ़ी। अध्याय नंबर 5। समय समय पर अपने एमनियोटिक फ्लूइड की जांच करवाते रहिए। पेट में पल रहा बच्चे को जिंदा रखने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड की ज़रूरत होती है। यह एक लिक्विड होता है जिसमें गर्भ भरा रहता है। अगर एक एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इससे बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम महिलाओं के केस में होता है, लेकिन अगर यह हो गया तो इसमें मिसकैरेज से लेकर प्रीमेच्योर बर्थ तक की संभावना हो सकती है। जब एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे पॉलीहाइड्रोमिनोस कहा जाता है। यह सिर्फ 1% प्रेग्नेंट महिलाओं को होता है और उनमें भी बहुत सी महिलाओं में यह कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है या फिर वह गर्भ में गलत पोजीशन में फंस सकता है। पॉलीहाइड्रोमिनस क्यों होता है, इसके पीछे की वजह हमें नहीं पता, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा किस तरह से उसे निगल रहा है। इसका मतलब यह होता है कि अगर बच्चे को उसे निगलने में परेशानी हो रही है तो आपको पॉलीहाइड्रोमिनोस हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर माँ को डायबिटीज़ हुआ है तो भी उसे पॉलीहाइड्रोमिनोस हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। दूसरी तरफ जब एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम हो जाता है तो उसे ओलिगोहाइड्रोमिनोस कहा जाता है। यह सिर्फ 4% महिलाओं को होता है, लेकिन इससे बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है। मिसकैरेज की संभावना हो सकती है। आगे चलकर जब यह पानी बहना शुरू होता है तब इसे
अम्बिलिकल कार्ड में ऐंठन आ सकती है, जिससे बच्चे में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो सकती है। अगर आपका फ्लूइड लीक हो रहा है या फिर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो आपको ओलिगोहाइड्रामिनोज की शिकायत हो सकती है और आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अध्याय नंबर 6, इंड्यूस्ड लेबर का इस्तेमाल करना एक बार के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इसे कुछ नुकसान भी है। बहुत सी महिलाएं जब बच्चे को जन्म देने के नज़दीक आ जाती है तो उनसे इंतज़ार नहीं होता। वे जल्दी से जल्दी लेबर प्रोसेस में जाकर बच्चे को जन्म देना चाहती है, क्योंकि उस समय उन्हें हर दिन बहुत सी तकलीफ़ हो रही होती है। उन्हें उन दिनों में पूरे शरीर में दर्द होता है, अलग अलग जगहों पर सूजन आ जाती है और बच्चा गर्भ में बहुत हिलता रहता है, जिससे उनके आर्गन्स में चोट लगती है। इस वजह से बहुत सी महिलाएं इंड्यूस्ड लेबर का इस्तेमाल करने की मांग करती है, जिसमें बाहर से प्रेशर लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। 1990 से 2012 तक इंड्यूस्ड लेबर का इस्तेमाल 9 से 5% से लेकर 23.3% हो गया है। ऐसा करना एक बार के लिए जायज़ लगता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जब आपको अपने आप लेबर होता है तो आपको बच्चा पैदा करने के लिए तैयार करता है, लेकिन जब आर्टिफिशियल लेबर का इस्तेमाल होता है तो उससे सी सेक्शन ऑपरेशन करने की संभावना बढ़ जाती है और इसके साथ ही चोट लगने की और मौत की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए इंड्यूस्ड लेबर का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में करना चाहिए। सी सेक्शन सर्जरी तभी करना चाहिए जब माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। डच के जिनेकोलॉजिस्ट कोरिन कुपमेंस का कहना है कि प्रेशर बढ़ जाने की वजह से माँ के कुछ आर्गन काम करना बंद कर सकते हैं, जैसे कि किडनी। इस वजह से बच्चा कमज़ोर और कम वजन का पैदा हो सकता है। अध्याय नंबर 7, प्री लेबर और लेबर के बीच का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपका बच्चा पैदा होने वाला होगा तो उसके कुछ दिन पहले से ही आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। यह दर्द ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यह असली लेबर नहीं है। इसलिए अगर आप अस्पताल जाएंगे तो आपको वहाँ से खाली हाथ लौटना होगा। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि लेबर और प्री लेबर में क्या अंतर होता है। प्री लेबर बच्चा पैदा होने की डेटा से 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। इसमें इतना दर्द होगा कि आपको लगेगा कि यह लेबर है। यह दर्द इसलिए होता है क्योंकि इस समय बच्चा बाहर निकलने के लिए सही पोजीशन में आ रहा होता है। अगर इस दर्द के होने पर आप आराम से सांस ले पा रही है, खुद से चल ले रही हैं और बोल ले रही हैं, तो समझ जाइए कि यह लेबर नहीं है। आप चाहे तो गर्म पानी के टब में कुछ देर तक बैठ सकती है या फिर कुछ देर तक चल सकती है। इसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्शन कम होकर बंद हो जाए तो समझ जाइए यह लेबर नहीं है। जब लेबर शुरू होता है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। यह दर्द आपकी पीठ से होकर आपके पैरों तक फैलेगा और कॉन्ट्रैक्शन से 2 से 3 से घटकर हर मिनट 1 बार होने लगेगा। जब ऐसा हो तो अस्पताल जाने का वक्त आ गया है। अध्याय नंबर 8, ब्रीथिंग टेक्निक्स की मदद से आप लेबर पेन को कम कर सकते हैं। सांस लेने के कुछ तरीके अपनाकर आप अपने दर्द को कम कर सकती हैं। एक तरीका का नाम है लामेज, जिसमें आप 2 बार हु की आवाज़ के साथ सांस अंदर खींचती है और फिर 2 बार में ही की आवाज़ के साथ बाहर छोड़ती हैं। लेबर पेन से गुजरते वक्त यह तरीका दर्द को कम करने में बहुत मददगार होता है। इस सारे तरीके का एक ही मकसद होता है, दर्द की तरफ से आपका ध्यान भटकाना, ताकि आप खुद को रिलैक्स कर सके। सांस लेने से आपके दिमाग में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन यह सारे तरीके तभी काम करेंगे जब आप इसका प्रैक्टिस पहले से करेंगे। लेबर पेन शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही इस तरह से सांस लेने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि दर्द होने पर आप इसे आसानी से कर पाए। डिलीवरी के वक्त आपका दिमाग बहुत भटकेगा और आपको ऐसे होने से रोकना है। दूसरा तरीका जो लेबर पेन को कम कर सकता है वो है गर्म पानी। गर्म पानी में लेटना। आप अपने टब को गर्म पानी से इतना भर दीजिए जिससे आपका पेट उससे ढक जाए। अगर आपके पास इतना बड़ा टब नहीं है तो आप एक भीगी हुई गर्म तौलिया को अपने पेट पर रख सकती है। बहुत से अस्पतालों में आज वाटर बर्थ की सुविधा मौजूद है। इसमें वे आपको गर्म पानी से भरे हुए टब में रखकर
आपकी डिलीवरी कराते हैं, जिससे आपको दर्द कम होता है। आप यह पता लगाइए कि आपके आसपास किस तरह के अस्पताल हैं, इस तरह की सुविधा देती है या नहीं देती है। अध्याय नंबर 9, बच्चे का जन्म हो जाने के बाद भी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना होगा। बच्चे के जन्म के लगभग 6 हफ्ते तक आपको कुछ दर्द, ब्लीडिंग या सूजन हो सकती है। आपके पेट के नीचे के हिस्सों में यह सूजन सबसे ज़्यादा होगी। साथ ही बच्चे के रोने की वजह से आपको नींद के साथ समझौता करना होगा। अगर आप 2 घंटे भी चैन से सो लेते हैं तो शुक्र मनाइए। इस तरह की समस्याओं से निकलने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकती हैं। दर्द से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है गर्म पानी में लेटना। इससे आपकी सूजन कम हो जाएगी। साथ ही आप एक्स्ट्रा लार्ज हाइजीन पैड्स को पानी में भिगोकर उन्हें फ्रिज में रख दीजिए ताकि उसमें का पानी जम जाए। इसके बाद आप उस आइस पैड को हर 2 दिन में अपने अंडरवियर में 15 मिनट के लिए रख लीजिए। इससे आपको सूजन से राहत मिलेगी। साथ ही आप दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ दवाइयाँ जैसे इबुप्रोफेन, विकोडिन और लिकोडिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप सी सेक्शन सर्जरी से होकर गुजरती हैं तो उसके दर्द से राहत दिलाने के लिए यह दवाइयाँ बहुत राहत दे सकती है। यह दर्द कुछ हफ्तों तक चल सकता है और आपको दवाइयाँ लेने से पीछे नहीं हटनी चाहिए, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि आपको इनकी लत लग सकती है। एक माँ बनने में इतनी सारी परेशानियों का सामना हर किसी को करना होता है, लेकिन जब आपके हाथ में आपका बच्चा होगा तो आपको यह सारा दर्द जायज़ लगेगा। कुल मिलाकर माँ बनना आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो सकता है। प्रेगनेंसी के वक्त आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको पहले से ही अपने खान पान की और आने वाले दिनों की परेशानियों से निपटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अपने साथ एक मिडवाइफ को रखना चाहिए जो कि इन दिनों में आपकी मदद कर सके।